दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और आपके मुख्य विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 40 और आपके वैकल्पिक विषय से कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप उसी ढंग से प्रश्नों को तैयार करिएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बुक है, आपको बताना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके जे.एस. मिल, लॉर्ड ब्राइस, जे.एच. हैलेट या F.W. बिलोवी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जे.एच. हैलेट। दोस्तों जे.एच. हैलेट की बुक का पूरा नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द की टू डेमोक्रेसी, और इसके लेखक हैं जे.एच. हैलेट यानी जॉर्ज एच. हैलेट। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट की संज्ञा दी है। तो आप जानते हैं सही उत्तर है A.D. आशीर्वादम। डॉक्टर आशीर्वादम ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट की संज्ञा दी है, जो एक दूसरे को बांधे रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वो किस प्रकार का राज्य था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी आपका है, कल्याणकारी राज्य। दोस्तों लॉर्ड बेवरिज रिपोर्ट ने जो है समाज की 5 बड़ी बुराइयों बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय अभाव यानी रहने का अभाव के उन्मूलन में राज्य से सकारात्मक भूमिका की कामना की थी, और ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर होने का भी श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार, वैधिक आधार, संवैधानिक अधिकार और बाइबिल में उल्लिखित अधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकारों के समर्थन की बात की थी, और दोनों ही देशों में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे प्राकृतिक अधिकार के लिए क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो विचारक राज्य को संघों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों बहुलवादी। बहुलवादी विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, और लास्की के शब्दों में बहुलवादियों के मतानुसार राज्य समुदायों का समुदाय या स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस है। अगला प्रश्न देखते हैं, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है आपका। ऑप्शन है परंपरा और रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं या विधानमंडल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधानमंडल। दोस्तों कानून के सर्वमान्य स्रोत के रूप में विधानमंडल या विधायिकाएं हैं जो कानूनों का निर्माण करती हैं। दोस्तों कानून के अन्य स्रोतों में परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं आती हैं, और इसके कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति। तो आप जानते हैं जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अध्यक्षात्मक सरकार में यथार्थ कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति होती है, और राज्य राष्ट्रपति होता है। राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राज्य के कार्यपालिका अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इस प्रणाली में कैबिनेट के सदस्य जो होते हैं ये सामूहिक या लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न एक कथन है कि संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कौन कहता है। ऑप्शन है आपके देखिए ब्राइस, हरमन फाइनर, डायसी और लावेल। इसमें आपको बताना है कि संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा किसने कहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरमन फाइनर। दोस्तों हरमन फाइनर के अनुसार राज्य एक मानवीय संघ है जिसमें उसके नागरिकों और संबंधित तत्वों के बीच सत्ता संबंध शासन का होता है, और वो संविधान को सत्ता संबंधों की या शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा देश अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो सही उत्तर है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों शासन प्रणालियों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था अर्ध अध्यक्षीय और अर्ध संसदीय प्रकार की होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली या लाइफ स्टाइल के रूप में परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है टी.वी. स्मिथ। दोस्तों, टी.वी. स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना है कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली होने के साथ साथ एक जीवन जीने की कला या शैली भी है, क्योंकि जब हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई निर्णय सर्वसम्मति से लेते हैं तो वहीं लोकतंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, ये जे.एस. मिल इसके प्रतिपादक हैं। प्रजातंत्र के नौ उदारवादी सिद्धांत के जोसेफ शुम्पीटर। प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत, इसमें रॉबर्ट मिचेल्स का नाम है। और प्रजातंत्र का आनुभविक सिद्धांत आप जानते हैं, सी.बी. मैकफर्सन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 3, 4 और 1। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं दोस्तों। प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रजातंत्र का नौ उदारवादी सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर, प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत रॉबर्ट मिचेल्स और प्रजातंत्र का आनुभविक सिद्धांत सी.बी. मैकफर्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कल्याणमूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय जाता है? ऑप्शन है आपके मनमोहन सिंह, देखिए मनमोहन सिंह, बिमल जालान, रघुराम राजन या फिर अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन सही उत्तर है दोस्तों। अमर्त्य सेन का योगदान कल्याणमूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक चयन थियरी, आर्थिक और सामाजिक न्याय, अकाल के आर्थिक थियरी या विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के नापजोख से संबंधित है। तो सही उत्तर है कल्याणमूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। देखिए, विकासवादी समाजवाद। दोस्तों, विकासवादी समाजवाद एडवर्ड बर्नस्टीन है। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स हैं। काल्पनिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद के समर्थक सेंट साइमन हैं। और अराजकतावाद प्रिंस क्रोपोटकिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, यूरो साम्यवाद। यूरो कम्युनिज्म शब्द के प्रयोग का या प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको बताना है कि किस विचारक ने यूरो कम्युनिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, सैंटियागो कैरिलो, एफ बारबेरी, ई बर्नस्टीन या एनरिको बर्लिगर। दोस्तों, यूरो साम्यवाद शब्द को पाश्चात्य या वेस्टर्न प्रेस ने लोकप्रिय बनाया था, लेकिन काफ़ी समय तक सोवियत संघ और उसके अन्य उपग्रह देशों के महान साम्यवादी नेताओं ने इसकी उपेक्षा की थी। और इस सबसे पहले राजनीतिक धरातल पर जुलाई 1975 में पोर्ट दी पेंटिंग नामक स्थान पर इटली फ्रांसीसी गोष्ठियों की श्रृंखला में होने वाली चर्चाओं में महान साम्यवादी नेता एनरिको बर्लिगर ने इस नाम का प्रयोग किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यूरो साम्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले एनरिको बर्लिगर ने किया था। अगला प्रश्न है, उदारवाद या लिबरलिज्म एक निश्चित दर्शन कब बना था? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं या वर्तमान शताब्दी में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17वीं शताब्दी में। दोस्तों, उदारवाद राजनीति विज्ञान की प्रथम विचारधारा मानी जाती है। इसके चिंतन का केंद्रीय बिंदु क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ही इसका मुख्य ध्येय है और ये मानव की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। दोस्तों, उदारवाद का जो आगमन है 16वीं शताब्दी में माना जाता है और इसने मध्ययुगीन चर्चशाही की जकड़बंदी और यातना के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यद्यपि उदारवाद का आगाज 16वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन ये एक व्यवस्थित दर्शन के स्वरूप में 17वीं शताब्दी में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज के रूप में हो गया है? ऑप्शन है आपके मार्शल मैकलुहान, थॉमस पोगे, आर्टूरो एस्कोबार या आशीष नंदी। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान कहते हैं कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज के रूप में हो गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल विलेज शब्द के सबसे पहले प्रयोगकर्ता मैकलुहान थे और उनका मानना था कि वैश्वीकरण के आगमन से पूरी दुनिया एक गांव के रूप में जो है स्थापित हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है।
देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है पारंपरिक राजनीति सिद्धांत गुणात्मक है, सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, सही है। उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। और डी है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जात केंद्रित है, ये विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो कथन है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए यहाँ पर चिंतक और उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। हाफ्स की कृति है लेवायथन, लाक की है टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दो, देखिए 2-3-1, यहाँ पर देखिए 2-3-1, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 59 है। यहाँ पे रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? आपको बताना है कि रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो सही उत्तर है रूसो जो है लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादक या जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाब्स के बारे में किसने ये लिखा है कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है? ऑप्शन है वाहन, एवनेस्टीन, बार्कर या बेपर। तो सही उत्तर है, देखिए सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ये हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ है, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है। ये कथन एवनेस्टीन का है। एवनेस्टीन ने कहा है कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुलवादियों का मत है कि संप्रभुता निरपेक्ष है। रूसो नहीं, हाब्स संप्रभुता को निरपेक्ष मानता है। लाक और रूसो का मत है कि संप्रभुता सीमित है, निरपेक्ष नहीं। और ऑप्शन डी है कि हाब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। दोस्तों, इन विचारकों ने राज्य में समितियों तक को स्थान नहीं दिया है। और हाब्स का लेवायथन आप जानते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है, उसका आदेश ही कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। और उसी प्रकार दोस्तों जो है रूसो ने भी उसी प्रकार का जो है विचार व्यक्त किया है संप्रभुता के संबंध में। तो देखिए यहाँ पर देखिए, हाब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं, ये कथन सही है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की, ये कथन है। और नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार के सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है, ये आपका कारण है। तो इसमें देखिए सही क्या है, सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी, ये सही है आपका, ये सही उत्तर है। लेकिन दूसरी बात जो कारण में दे रहे हैं कि नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है, ये आपका सही नहीं है। इसलिए कथन ए सही है लेकिन कारण आर सही नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है स्वतंत्रता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं या किस लेखक की कृति है? तो उत्तर दोस्तों, लेटर ऑन टॉलरेशन, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन और फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन, ये सभी कृतियां जो हैं लाक की हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो आप जानते हैं दोस्तों, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा या जनरल विल की अवधारणा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? तो आप जानते हैं J.S. मिल। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था और उसने ये विचार अपनी पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में दिया था। दोस्तों, मिल द्वारा बेंथम के एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत का खंडन किया गया था और शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों के लिए बहुल मतदान की पद्धति का समर्थन किया गया था, लेकिन साथ ही वह महिला मताधिकार का भी समर्थक था। अगला प्रश्न है, किस एक ने राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन देखिए, ग्रोसियस, हाब्स, कांट और बेंथम। तो सही उत्तर है दोस्तों बेंथम। बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। जबकि वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो जेरमी बेंथम
जेरेमी बेंथम ने जो है सामाजिक संविदा का प्रयोग नहीं किया है और वो कहता है कि मैं आज्ञा पालन के लिए विवश हूँ, इस कारण नहीं कि मेरे पास परदाता ने कोई लेन देन किया जो उसने जॉर्ज तृतीय के परदादा के साथ वास्तव में नहीं किया, बल्कि इस कारण कि विद्रोह लाभ पहुंचाने की अपेक्षा कहीं अधिक हानि पहुंचाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर ग्रोसियस, कांट और हाब्स सामाजिक समझौता को स्वीकार करते हैं जबकि बेंथम नहीं। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक क्रांति और अस्थाई क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किस राजनेता के द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो दोस्तों, सांस्कृतिक क्रांति, निरंतर क्रांति का सिद्धांत ये जो है ये माओ के द्वारा या माओ से तुंग के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, माओ का मानना था कि क्रांति एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। उसने पंचवर्षीय योजना क्रांति, सैकड़ों फूलों को खिलने दो, ये वैचारिक मुक्ति की योजना है, और लंबी छलांग, तो ये सारे आंदोलन उसने किए थे। अगला प्रश्न देखिए, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि मार्क्स एक क्रांतिकारी था। कारण है कि मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था। दोस्तों, कथन तो सही है, लेकिन कारण में जो कह रहे हैं कि मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था, ये गलत है, क्योंकि मार्क्स जो है इतिहास को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानता है और उसने ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को बहुत महत्व दिया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए सही है, लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन विश्वास करता था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है? ये कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है। ऑप्शन है लाक, रूसो, बेंथम और मार्क्स। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्स। मार्क्स का मानना है कि राज्य हमेशा दमनकारी संस्था होती है और इसका निर्माण भी एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। ये कथन किस राजनीतिक विचारक का है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये महात्मा गांधी का कथन है। वो कहते हैं कि मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ऑप्शन है तिलक, एनी बेसेंट, एम एन राय या गांधी जी। तो सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी। दोस्तों, गांधी जी ने जो है ये विचार दिया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, और उन्होंने आगे भी लिखा है कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा, और उनका मानना था कि भारत गांवों में बसता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। देखिए, विभिन्न विचारक हैं, भारतीय विचारक और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार। तो महात्मा गांधी ने न्यासिता के सिद्धांत का या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत का, और विनोबा भावे ने सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र में सभी प्रकार और आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन, महार सम्मेलन, नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद, या बुद्ध धर्म में परिवर्तित होने पर। तो सही उत्तर है दोस्तों अंबेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जातियों का समर्थन किया और अलग से मतदान सीटों की मांग की, और इसी समय अंबेडकर ने ये वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। तो यहाँ पर पूछा गया है द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं शताब्दी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी है? आपको बताना है कि द मॉडर्न प्रिंस बुक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है ज्यापाल सार्त्र, जुर्गेन हैबरमास, एंटोनियो ग्राम्सी या कार्ल पॉपर। तो सही उत्तर है दोस्तों नव मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने दोस्तों मैकियावेली के द प्रिंस का अनुकरण करते हुए द मॉडर्न प्रिंस पुस्तक जो है लिखी है। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है। देखिए, आपको बताना है कि द न्यू प्रिंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ द न्यू प्रिंस। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है करंट में पूछा जा सकता है। राजनीतिक जो नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का पेपर है। देखिए, जीआईसी प्रवक्ता में तो कम संभावना है, लेकिन नेट जेआरएफ में ये प्रश्न पूछ सकता है कि द न्यू प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है।
प्रिंस की पुस्तक या प्रिंस जो पुस्तक है उसके लेखक मैकियावेली हैं। द मॉडर्न प्रिंस के एंटोनियो ग्राम्सी हैं। आपको बताना है द न्यू प्रिंस ये पुस्तक किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने क्या स्थापित किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन यानी ऑप्शन बी आपका सही है। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारी सभा, लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से अंबेडकर जी ने दलितों के उत्थान का प्रयास किया था। तो सही उत्तर है, समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन का गठन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, तेभागा आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये पश्चिमी बंगाल से है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल से संबंधित है। बनवासी सेवा आंदोलन उत्तर प्रदेश से और चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल, साइलेंट वैली केरल, बनवासी सेवा आंदोलन उत्तर प्रदेश और चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा से संबंधित है। तो सही उत्तर इस आधार पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत और भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन देखिए, भारत सचिव, भारत परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में द्वैध शासन यानी नियंत्रण बोर्ड और डायरेक्टर्स ऑफ कोर्ट्स की समाप्ति कर दी गई और उनके स्थान पर भारत सचिव नामक पद सृजित किया गया, जो ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस तरह से ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन भारत पर स्थापित हो गया था। दोस्तों, भारत सचिव की सदस्यता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर देना है आपको। दादा भाई नौरोजी, दोस्तों दादा भाई नौरोजी का अपोहन सिद्धांत या ड्रेन थियरी है। महात्मा गांधी ने न्यास्ता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयतावाद है और जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की यंग इंडिया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी की है। इसके अलावा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। तो देखिए, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का दूसरा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था, संपादन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है दोस्तों, टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केवल केंद्र सरकार के एजेंट की तरह होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो सही उत्तर है आपका दोस्तों, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने कहा था। और दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, उसके प्रस्तावों पर विचार करने के बाद गांधी जी ने उसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को जो है ये हैं 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। देखिए, भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, आपको बताना है। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, तो आप जानते हैं संशोधन कई प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए जा सकते हैं, ये सही नहीं है। और संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें, तो संशोधन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो क और ख सही है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, क और ख, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 12। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान का 91वां अनुच्छेद, 91वां संविधान संशोधन। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 91वां या 91st संविधान संशोधन जो है ये 2003 में आया था। देखिए यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से। देखिए कथन है, भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, ये सही है। कारण है, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो ये सही है। दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, इसलिए भारत में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है नाम मात्र का राज्याध्यक्ष है, लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं है। इसका मतलब राष्ट्रपति प्रणाली की व्यवस्था नहीं है और संविधान द्वारा एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसको संविधान में कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से क्या शामिल नहीं है? देखिए, सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा सही है। पवित्र पशुओं की सुरक्षा ये आपका जो है सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास ये भी है मौलिक कर्तव्यों में, और व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, तो ये भी सही है। यानी देखिए ऑप्शन में केवल 2 जो है ये मौलिक कर्तव्यों में हमारे शामिल नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है पवित्र पशुओं की सुरक्षा संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है, आपको बताना है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध क्या है, ये मौलिक अधिकारों से है। देखिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सही नहीं है? देखिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि नहीं देगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। और तीसरा है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना
स्वीकार नहीं करेगा। और चौथी चीज़ ये है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो इसके बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है कि राज्य विद्या और सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि स्वीकार प्रदान नहीं करेगा। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 18 में पहले स्थान पर ही सबसेक्शन 1 में ही कहा गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? तो दोस्तों, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए देखिए कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर ऑप्शन बी, ए और बी हो जाएगा। इसके अलावा विदेशियों को भाषण की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, केवल भारतीयों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनमें देखिए धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद का प्रतिशोध, विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और अनुच्छेद 16, 29 और 30 के प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। लेकिन जैसे कुछ अधिकार विधि के समक्ष समता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देता है? आपको बताना है, व्यक्ति, केंद्र, सामाजिक समूह या राज्यों को। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए राज्यों को विशेषाधिकार देती है और अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट जो है ये राज्य को देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। देखिए, संसद के दोनों सदनों के मध्य अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। कितना? तो सही उत्तर है 6 मास से अधिक। दोस्तों, संसद के दो जो हैं सत्र के बीच में सामान्यतः संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, और प्रत्येक सत्र की बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का समयांतराल नहीं होना चाहिए। आप ये जो है 2 बैठकों के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट रूप से किस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारतीय संघवाद को अच्छे ढंग से अर्ध संघवाद के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है और भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक की संज्ञा दोस्तों के.सी. वियर ने दिया है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में है, रीजनल काउंसिल्स के बारे में। देखिए, क्षेत्रीय परिषदें दोस्तों, भारतीय संविधान में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका गठन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है, यानी होम मिनिस्टर जो होते हैं ये इनकी अध्यक्षता, संघीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। तो सही उत्तर है क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, मूल रूप से भारतीय संविधान में अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में नया भाग 14A और 2 नए अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े गए थे और इसके माध्यम से अधिकरण यानी अर्ध न्यायिक संस्था की स्थापना की बात की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव ये 1986 में। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद एक संविधानेतर निकाय है जिसकी स्थापना 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में पार्टी व्हिप के ऑफिस का कहाँ से अपना जीवन बल प्राप्त करता है? ऑप्शन है भारत का संविधान, संसदीय विधियां, सभा के नियम या सम्मेलन। तो दोस्तों, संसद में पार्टी व्हिप के ऑफिस का सम्मेलन से अपना जीवन बल प्राप्त करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि संसद में यदि किसी भी सांसद को अपने शीर्ष नेताओं के दिए गए आदेशों का पालन करना होता है, ये पार्टी के व्हिप में शामिल होता है और वे शीर्ष नेताओं के आदेशों का अवज्ञा नहीं कर सकते और ऐसा आदेश सम्मेलन या किसी मीटिंग में शीर्ष नेताओं द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है ये सही नहीं है कि सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। जबकि विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, सही है। विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले और कुल सदस्यों के 50% से अधिक से अवश्य पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित और अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ये सभी सही हैं, लेकिन सदनों के बीच असहमत होने की दशा में संयुक्त बैठक जो है बुलाई जानी चाहिए, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर देना है आपको। देखिए, केंद्रीय सचिवालय, दोस्तों केंद्रीय सचिवालय क्या करता है? विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय का कार्य करता है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का कार्य जो है ये नीति निर्माण का होता है। नीति आयोग संसाधनों के आवंटन या परामर्श से संबंधित है, योजना आयोग था दोस्तों। और वित्त आयोग सहायता अनुदान के निर्धारक सिद्धांत से संबंधित है। वित्त आयोग ही तय करता है कि संसाधनों में राज्यों का कितना हिस्सा होगा। तो इस हिसाब से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक निर्धारित होता है किस प्रकार से? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, इसकी पदावधि तय नहीं है और संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक भी तय नहीं किया गया है और इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो देखिए, महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जाता है दोस्तों? तो प्रस्तुति के बाद, प्रथम वाचन के बाद, द्वितीय वाचन के बाद या तृतीय वाचन के बाद? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वितीय वाचन के बाद। दोस्तों द्वितीय वाचन के बाद जो है कोई विधेयक अंतर्निहित सिद्धांतों पर विचार विमर्श के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रवर समिति को भी भेजा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रीट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? यहाँ पर देखिए, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। तो आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा। इस रीट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद को धारित करता है उससे ये पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में किसी एक दिन की अतारांकित सूची में प्रश्नों की अधिकतम सीमा 230 निर्धारित की गई है। राज्यसभा के लिए ये संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो प्रश्न स्टार द्वारा विशेषांकित नहीं होते हैं उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है। दोस्तों सदन में इनका उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कोई पूरक प्रश्न इनका नहीं पूछा जा सकता है। दोस्तों देखिए, लोकसभा में एक दिन की अतारांकित सूची में प्रश्नों की अधिकतम संख्या 230 निर्धारित की गई है, लेकिन राज्यसभा के लिए इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न है, विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समितियों की व्यवस्था के लिए लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों 1989 में विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समितियों की व्यवस्था के लिए लोकसभा नियमों में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई है किसमें? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या केंद्र राज्य संबंधों में? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका में। दोस्तों उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की विशेष व्यवस्था को कॉलेजियम कहा जाता है और इस व्यवस्था के अंतर्गत 1993 के बाद से उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम सदस्यों की समिति जजों की नियुक्ति करती है। दोस्तों अभी हाल में न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन उसको अवैध घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इन धाराओं में से कौन सा सेट भारत के केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक
केंद्र राज्य विधायी संबंधों की बात की गई है, जबकि दोस्तों 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात किया गया है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोक हितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही विवादित रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ क्लियर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सब लोग उत्तर मानते हैं पी.एन. भगवती, लेकिन पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर, दोस्तों पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर लोक हितवाद या जो पी.आई.एल. हैं उनके जन्मदाता या प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन 80 के दशक में जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारक। देखिए, यहाँ पर आपका कथन है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं है, और कारण है कि इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण और सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों की पुनर्भुगतान राशि शामिल है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल किसके अनुमोदन से हो सकता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, आप जानते हैं। और राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही जो है चलाया जा सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एकमात्र जनजाति नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय के चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। दोस्तों, 1875 में छोटा नागपुर में जन्मे बिरसा मुंडा को 1895 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और जो है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने एक आंदोलनकारी जमात तैयार की थी, और वो एकमात्र जनजाति नेता हैं जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो आप जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है सिखों को भी विशेष निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ था। और आप जानते हैं कि इसके द्वारा भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ था, जबकि 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए केवल अलग निर्वाचन दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? तो आप जानते हैं, राजनीतिक दल आम चुनाव के समय अधिक सक्रिय होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को अम्ब्रेला या छतरी पार्टी कहा जाता है। तेलुगु देशम पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। केरल कांग्रेस राज्य पार्टी है, और भारतीय साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है? तो दोस्तों, सही कालानुक्रम है जो है सुकुमार सेन, एस.पी. सेन वर्मा, टी.एन. शेषन और जे.एम. लिंगदोह। तो देखिए, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे 1950 से 58, और इस क्रम में लिंगदोह का स्थान सबसे बाद में आता है। अगला प्रश्न है, देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार सजाइए। अशोक मेहता समिति आपको याद हो गया होगा, कई बार हमने कराया है, 1977। बलवंत राय मेहता समिति 1957। एल.एम. सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? 1986, याद रखिएगा। और थुंगन समिति 1988। तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले बी.आर. मेहता समिति, फिर अशोक मेहता, फिर एल.एम. सिंघवी समिति और पी के थुंगन समिति। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, 2, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका विधेयक राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये विधेयक लोकसभा से पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी के समय में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार सजाइए। देखिए, भारत चीन संबंधों में सबसे पहली घटना है भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, तो ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा घटना है पंचशील समझौता, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दलाई लामा का भारत में प्रवेश तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और भारत के दैत्य संबंधों या दौत्य संबंधों यानी राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1 और 4 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित यल देवी ट्रेन सेवा श्रीलंका में भारत की मदद से 24 साल बाद बहाल किया गया है। किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे बहाल किया गया है? तो दोस्तों प्रतिष्ठित चल देवी या ट्रेन सेवा जो है ये श्रीलंका में भारत की मदद से 24 साल बाद जाफना और जो है जाफना और कोलंबो, देखिए जाफना और कोलंबो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन से कथन हैं। पहला है कि सुरक्षा परिषद ने 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। और दूसरा कि AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों कथन सही हैं भारत पाक संबंधों के संबंध में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से संभावित प्रश्नों को आपने प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व किया। और दोस्तों आप जानते हैं कि GIC प्रवक्ता परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में GS और नागरिक शास्त्र या अन्य विषय जो आपके द्वारा वैकल्पिक विषय चुने जाएंगे उससे संबंधित प्रश्न होंगे। आपको इन प्रश्नों को तैयार करना जरूरी है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के चलते आपको अधिक सतर्कता के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने की भी आवश्यकता है, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा की पहली बाधा को फतह कर सकते हैं। दोस्तों आगामी परीक्षा 19 सितंबर को होनी है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप अपनी तैयारी जारी रखें और किसी भी प्रकार की मदद या सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।